अब इस युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं और अब वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बड़े नाराज हैं। तो आज की जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि इस युद्ध को लेकर मैक्रों और ट्रंप के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं और ये मतभेद पूरी दुनिया देख रही है। दोनों में से किसी ने भी इन मतभेदों को छुपाने की कोशिश नहीं की है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि नेटो और दूसरे सहयोगी देशों की सेनाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की सेना की मदद करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित बनाने में वो भी अपनी अपनी सेना भेजें, अपने वॉरशिप्स भेजें, क्योंकि अमेरिका की सेना कहां तक ये सब करती रहेगी। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये युद्ध फ्रांस का नहीं है, ये युद्ध अमेरिका का है और जब तक ये युद्ध बंद नहीं होता तब तक फ्रांस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के किसी भी ऑपरेशन में अमेरिका की मदद नहीं करेगा। राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी कहा है कि फ्रांस इस युद्ध के बाद हॉर्मूज का रास्ता खोलने के लिए भारत, यूरोप और पश्चिम एशिया के कई देशों से बात कर रहा है। अब जब राष्ट्रपति ट्रंप को उनके इस बयान के बारे में पता चला तो उन्होंने भी आरोप लगाया कि जब जरूरत होती है तब तो यूरोप और नेटो देश अमेरिका का साथ नहीं देते। उन्हें अमेरिका का सुरक्षा कवच भी चाहिए। वो अमेरिका से ये भी चाहते हैं कि अमेरिका इन सब को की रक्षा करे और जब जरूरत पड़ती है तो ये देश अमेरिका का साथ नहीं देते। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों तो अब खुद ही चुनाव हारने वाले हैं। यानी ईरान युद्ध पर अब पश्चिमी देशों के बीच भी मतभेद हैं। यूरोप अब अमेरिका से अलग अपना एक स्टैंड ले रहा है इस युद्ध को लेकर और दुनिया एक मल्टीपोलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। Have you been speaking with the French President Macron about the coalition to reopen the Strait of Hormuz? Yeah, I have spoken to him. He's been on a scale of 0 to 10. I'd say he's been an 8. Not perfect, but it's France. We don't expect perfect. Are you confident that France will help with the reopening of Strait of Hormuz? Yeah, I mean, sure. I think he's going to help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. I don't do a hard sell on them because my attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. French President Macron has just said in the last hour that he will never join a task force in the Strait of Hormuz until hostilities finish. Yet yesterday you said... Who said that? Who said? President Macron of France. What's your reaction to that, sir? Well, he'll be out of office very soon, so we'll have to see. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, et je suis à dessein, ce terme est suffisamment large, une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Nous avons commencé les échanges avec l'Inde, avec plusieurs autres partenaires européens ou partenaires de la région. तो यहां पर आप देख लीजिए दो बड़े देश अमेरिका और फ्रांस और इन दोनों के बीच मतभेद अब बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। फ्रांस ने कह दिया है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, ये युद्ध आपका है। आपने ये युद्ध शुरू करने से पहले किसी के साथ कोई बातचीत नहीं की थी, ना ही हमें ऑन बोर्ड लिया था। अब आप खुद इस युद्ध से निपटिए। और अगर आपने राष्ट्रपति ट्रंप की बातों को ध्यान से सुना हो तो इस सब के बावजूद वो कह रहे हैं कि अमेरिका को असल में किसी की जरूरत नहीं। अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, वो अकेले अपने दम पर कुछ भी हासिल कर सकती है और हमें किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आपकी सेना इतनी शक्तिशाली है, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप नेटो के देशों से क्यों मदद मांग रहे हैं? आप फ्रांस से मदद मांगने के लिए क्यों जा रहे हैं? आपको अगर आवश्यकता है ही नहीं
तो अमेरिका के राष्ट्रपति मदद भी मांग रहे हैं, और जब मदद नहीं मिलती तो ये भी कहते हैं कि हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नेटो देश और ये यूरोप के जो देश हैं, ये असल में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी ये कभी भी हमारे साथ आएंगे नहीं। ये भी उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था। अब ये सिर्फ ट्रंप और मैक्रों के बीच का कोई मतभेद नहीं है। फ्रांस इस समय ईरान युद्ध के मुद्दे पर अपनी विदेश नीति को अमेरिका से अलग रखना चाहता है, एक स्वतंत्र नीति अपनाना चाहता है। पश्चिमी देश इस मुद्दे पर क्यों बटे हुए हैं, इसे 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की बहुत कमी हो गई है। यूरोप को लगता है कि अमेरिका एक तरफा फैसले लेता है, बिना उनसे कंसल्ट किए, बिना उनसे बातचीत किए अपने फैसले ले लेता है, और ये जो युद्ध है ये अमेरिका का सिरदर्द है, और अमेरिका इस युद्ध को यूरोप के देशों पर थोप नहीं सकता, क्योंकि उनका इसमें ना तो कोई हाथ है ना इनकी कोई गलती है। लेकिन अमेरिका को लगता है कि यूरोपीय देश अमेरिका के सुरक्षा कवच का तो फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए खुद कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। दूसरा, अगर नेटो भी इस युद्ध में शामिल हो गया तो ये एक बहुत बड़ा वैश्विक युद्ध बन जाएगा, जिसमें 1 से ज्यादा देश इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर ऐसे ही तो होता है, 2 देशों से 3 हुए, 3 से 30 हुए, और फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। इसीलिए यूरोप के देश इस युद्ध से अपनी एक अलग दूरी बनाकर रख रहे हैं। और तीसरा, दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अब बन रहा है। यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहता, और फ्रांस खुद को दुनिया की एक स्वतंत्र ताकत की तरह स्थापित करना चाहता है। यानी फ्रांस भी भारत की तरह अपने हित देखकर, अपने देश के लोगों का हित देखकर, जो चीज फ्रांस को सूट करती है उसके हिसाब से फैसले कर रहा है, वैसे ही जैसे भारत करता है। अब समय का चक्र देखिए। वर्ष 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शरण देने का आरोप लगाकर हमला किया था। तब नेटो के सभी देशों ने अमेरिका का समर्थन किया था, सारे देश साथ में आ गए थे। अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद नेटो के इतिहास में पहली और आखिरी बार आर्टिकल 5 लागू किया गया था। यह आर्टिकल 5 क्या है? यह वही आर्टिकल है जिसमें अमेरिका पर हमले को सभी नेटो देशों पर हमला माना गया। आप जानते हैं कि नेटो के देशों के बीच एक समझौता होता है जिसमें कहा गया है कि अगर नेटो के एक देश पर हमला किया गया तो इसे तमाम देशों पर हमला माना जाएगा। और जब आतंकवादियों ने अमेरिका पर 9/11 का हमला किया, उस हमले को नेटो देशों ने अपने ऊपर हमला माना। एक ही बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब यह क्लॉज एक्टिव हुआ है, और यह हुआ था 9/11 के समय, जब सारे नेटो देशों को यह लगा कि यह हमला अमेरिका पर नहीं है बल्कि हम सब पर है, और इसीलिए सारे नेटो देश अफगानिस्तान के युद्ध में अमेरिका के साथ आकर खड़े हो गए। यहां तक कि अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रशिया ने भी इस हमले के दौरान अमेरिका को अपना समर्थन दिया था। इसके बाद वर्ष 2003 में जब इराक का युद्ध शुरू हुआ तो इराक युद्ध में भी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड जैसे देशों की सेना ने अमेरिका की सेना का साथ दिया था। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी देश उनसे दूरी बना रहे हैं, और ट्रंप खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि हॉर्मुज में ब्रिटेन की मदद न मिलने की वजह से वो काफी हैरान है। और देखिए उन्होंने ब्रिटेन के बारे में क्या कहा। I was very surprised with the United Kingdom, because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I said, you don't want to do it. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all of these things to protect you. तो राष्ट्रपति ट्रंप काफी निराश होंगे। उन्होंने ये सब कुछ तो इसलिए किया था ताकि वो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करें। वो एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाएं, और वो दुनिया को एक बार फिर से ये यकीन दिला दें कि अमेरिका से बड़ी शक्ति इस धरती पर कोई नहीं है। अमेरिका की सेना से ज्यादा शक्तिशाली सेना इस धरती पर कोई नहीं है। उनका लक्ष्य ये था, और वो ये भी बताना चाहते थे लोगों को कि वो अमेरिका के आज तक के सबसे महानतम राष्ट्रपति हैं। लेकिन ये दांव जो है उनका, ऐसा लगता है कि उल्टा पड़ गया। ब्रिटेन ने मदद करने से मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, स्पेन ने मना कर दिया, और धीरे धीरे उनके सारे सहयोगी देश अब उनसे एक दूरी बनाकर चल रहे हैं। और ये
ट्रंप के लिए एक निराशा की बात है। अब ट्रंप के सामने दो रास्ते बचे हैं। या तो वो जल्दी से जल्दी ईरान को इस युद्ध में साफ तौर पर हरा दें और दुनिया के सामने ये स्थापित कर दें कि अमेरिका की सेना के सामने कोई नहीं टिक सकता और ईरान को उन्होंने लगभग नष्ट कर दिया। या तो वो क्लियर कट जीत हासिल करें ईरान में, और अगर ये नहीं कर सकते तो जल्दी से जल्दी जो भी उन्हें एग्जिट पॉइंट मिलता है इस युद्ध से बाहर निकलने का, जहां भी उन्हें लगे कि अब समझौता करके, कोई बीच बचाव करके इस युद्ध को यहीं पर छोड़कर हम वापस निकल जाएं और ये दावा करते रहें कि हम जीत गए, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया। उनकी जीत हुई नहीं, वापस लौटना पड़ा, लेकिन आज भी कहते हैं कि हम जीत गए। जो उन्होंने वियतनाम में किया, इतने वर्षों तक लड़ते रहे, 8 साल तक, लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन दावा करते हैं कि हम जीत गए। जो उन्होंने इराक में किया, वैसा ही वो ईरान में भी करें। अब युद्ध काफी हो गया, दावे करते रहेंगे कि हम जीत गए हैं और अब कोई भी समझौता करके यहां से एग्जिट ले लें। ये उनके पास दूसरा ऑप्शन है।